हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 2 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 द हिंदू से लिए हैं और एक इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है PMLA एक्ट, अ लॉ दैट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। इस आर्टिकल के अंदर जो कि PDT आचार्य के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें PMLA एक्ट की शुरुआत की बात करेंगे, किस तरीके से वो एक्ट आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोल पर्पस क्या था, उसके बाद उसका नेचर कैसे बदला विथ अमेंडमेंट्स, आज वो इतना ड्रैकोनियन लॉ क्यों बन गया है, क्या क्या इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इन सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो आपके मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ स्पीच दैट पुट इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे के पर्सपेक्टिव से। आपको ऐसे के लिए इंट्रोडक्शन की कुछ लाइन मिलेगी, नेहरू की स्पीच है यहाँ पर जो कि मेंशन की गई है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, इसके बारे में बात करेंगे जो नेहरू जी ने सामने पुटअप किया था। और इसके अलावा PTBT, CTBT और अलग अलग ट्रीटी के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है डिस्क्वाइटिंग डिसोनेंस। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 स्कीम के बारे में बात करेंगे, श्रेष्ठा स्कीम और श्रेयस स्कीम। ये दोनों स्कीम आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल रहेगा प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आ रहा है, हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। आप मोर में क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिंक है। प्लस आप लोग सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिएगा टेलीग्राम में और आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द PMLA, अ लॉ दैट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है इतना ज़्यादा? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये सारे जो CM हैं झारखंड और अब दिल्ली के, वो लोग जेल के अंदर बंद हैं। और किस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जेल के अंदर बंद है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इस आर्टिकल में हम PMLA एक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ ड्रैकोनियन प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि क्या जो है इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव था जब इनिशियली इसे बनाया गया था, इसने अपना कैरेक्टर किस तरीके से बदला है ओवर द ईयर्स थ्रू अमेंडमेंट्स, और इसमें क्या इश्यूज़ हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की जाएगी। इसका यूज़ जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या इसके प्रोविजंस बहुत सही हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इन सारे एस्पेक्ट को इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किया जाए। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो PMLA एक्ट है, वो जब बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव एकदम डिस्टिंक्टिव था आज के ऑब्जेक्टिव से। उस समय जो ब्लैक मनी था वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था वो किससे हो रहा था? ड्रग ट्रैफिकिंग से। और ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था उसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वाइट में कन्वर्ट किया जा रहा था, जिससे पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए खतरा बन गया था। और चूँकि ये ब्लैक मनी इंटीग्रेट हो रहा था वाइट मनी के साथ, तो पूरे दुनिया को ये डर लग रहा था कि ये वर्ल्ड इकॉनमी के लिए तो खतरा है ही, उनकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी खतरे में डाल सकता है। इसी कारण से जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने एक कन्वेंशन हेल्ड किया 1988 में। जो कन्वेंशन का नाम था वो क्या था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इसके बाद जो है सारी कंट्रीज़ को कहा गया कि वो अर्जेंट स्टेप्स लेंगे। 1989 में G7 कंट्रीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है G7, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें इन्वॉल्व है यूरोपियन प्लस US कनाडा, ठीक। तो G7 कंट्री ने इस्टेब्लिश किया था FATF,
जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मेन पर्पस क्या था? टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग। इनिशियली जब बनाया गया था तो मेन पर्पस सिर्फ यही था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग, इसको किस तरीके से रोका जाए, और इसके साथ साथ ये रिकमेंड करते थे मेजर्स जिससे बाकी जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्ट करके इन मेजर्स को अप्लाई करके इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग को रोके। नेक्स्ट जो है क्या हुआ था, 1990 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें सारे मेंबर्स को कहा गया था कि वो एक एक्ट बनाएं, एक लेजिस्लेशन बनाएं जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, और मनी लॉन्ड्रिंग किससे? ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू। सो होल पर्पस इज टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग विच इज कॉज्ड बाय द ड्रग ट्रैफिकिंग। दैट्स इट, यही ऑब्जेक्टिव था उस समय। और 2002 में जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्होंने पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बनाया और यूपीए 1 के दौरान इसे नोटिफाई किया गया। हालांकि यूपीए 1 के दौरान जब इसे नोटिफाई किया गया तो कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो कि ड्रैकोनियन थे एक्ट में, उसको रूल्स में नहीं इंक्लूड किया गया और लॉ को थोड़ा सा हल्का बनाया गया। लेकिन बाद में इस लॉ का जो कैरेक्टर है वो बदलता गया, अमेंडमेंट्स के साथ साथ ये जो लॉ है थोड़ा और ड्रैकोनियन होता गया। अब बात करें तो शुरुआत में जो मेन फोकस था वो किस पे था? कॉम्बेटिंग द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी। ये इसका मेन पर्पस इनिशियली हुआ करता था और इसमें शेड्यूल थे। शेड्यूल में हम लोग कई सारे ऑफेंसेस इंक्लूड कर सकते थे। ठीक, इसका शेड्यूल 1 में आप अलग अलग एक्ट जो है इंक्लूड कर सकते थे। इनिशियली अगर हम देखें तो कुछ आईपीसी ऑफेंसेस इसमें इंक्लूड किए गए थे और नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट के प्रोविजंस इसमें इंक्लूड किए गए थे। लेकिन बाद में जाके इसका जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे बदलता चला गया अमेंडमेंट्स के साथ। अब इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें वो पर्सन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्राइम में और जो जनरेट कर रहा है क्राइम प्रोसीड, वो तो जो है अंदर जाएगा ही जाएगा जेल में, पर वो पर्सन जिसका क्राइम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में चल के अगर उसने वो मनी यूज़ किया है या फिर उसका इस्तेमाल किया है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो इनोसेंट पर्सन होगा वो भी जेल के अंदर जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने जो है क्राइम प्रोसीड्स है उसको जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसने सिस्टम में डाला। अब सिस्टम में डाल के है ना इकोनॉमी के साथ उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है और बी को जो है बी के थ्रू उसने इंटीग्रेट किया। अब बी ने सी के थ्रू जो है इसे इंटीग्रेट किया। अब सी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ए तो जाता ही है, बी भी जाता है और सी भी निकल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो लॉ है थोड़ा सा ड्रैकोनियन हो जाता है क्योंकि इसमें इनोसेंट पर्सन के फंसने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो लेटर स्टेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग। तो पहला इशू तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या है? It includes a large number of offences in the schedule which has nothing to do with original purpose of the law. इसमें कई सारे offences जोड़े गए जिसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से कोई भी लेना देना नहीं है। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? कॉम्बेटिंग द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी, और वो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से काफ़ी अलग चले गए। फॉर एग्जांपल इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को भी इंक्लूड किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किसके लिए बनाया गया है? जो सिविल सर्वेंट क्या कर रहे हैं, जो करप्शन करते हैं, तो सिविल सर्वेंट को भी पीएमएलए एक्ट के अंदर जो है लेकर आया गया है। अब आप समझ रहे हैं कि एक ड्रग ट्रैफिकर्स जिससे डील करने के लिए ये लॉ बनाया गया और ड्रैकोनियन लॉ बनाया गया, और एक सिविल सर्वेंट जो करप्शन कर रहा है उसको सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो लॉ है थोड़ा सा खतरनाक होता जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इशू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पीएमएलए एक्ट है वो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 253 के अंदर बनाया है। आर्टिकल 253 क्या करता है? जो पार्लियामेंट है उसे एम्पावर करता है टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये आर्टिकल प्लीज आप याद रखेंगे, ये आर्टिकल आपको पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्लियामेंट को स्टेट से कोई है ना, स्टेट के जो सब्जेक्ट है
है उसमें भी लॉ बना सकता है, और स्टेट से एज सच कोई आपको चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है चाहें तो जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है अंडर आर्टिकल 253। लेकिन आर्टिकल में क्लियरली ये कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ ज़रूर बना सकता है, लेकिन वो कन्फाइन होना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न है उसके। और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न क्या है आपका, कॉम्बेटिंग द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी। तो यहाँ पर जो लॉ है उसने अपना कैरेक्टर बदल दिया है, लेकिन आर्टिकल 253 के अंदर जो पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसी के आपको आसपास इर्द गिर्द कन्फाइन रहकर ही लॉ बनाना है। नेक्स्ट और मोस्ट ड्रैकोनियन प्रोविजन और सबसे बड़ा इशू है इस लॉ का, एन एक्यूज्ड अंडर दिस लॉ इज प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर आपको एक्यूज कर दिया गया, आपके ऊपर जो है कुछ आरोप लगा दिए गए, द मोमेंट आरोप लगाया गया आप गिल्टी हो जाएंगे, जब तक कि आप खुद प्रूव ना कर दें कि आप इनोसेंट हैं, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ये जो प्रोविज़न है सबसे खतरनाक है, और इसी कारण से आप देख रहे होंगे जो ईडी की रेड पड़ती है उसके बाद अरेस्ट होते हैं तो लोगों को बेल मिलने में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूव करना होता है कि वो जो है इनोसेंट हैं। जनरली अगर ऑर्डिनरी लॉ होता और कोई ऑर्डिनरी क्राइम होता तो उस केस में क्या होता है, जो आपके प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो आपको जेल में डाले हैं, जिन्होंने आपको एक्यूज़ किया है, आरोप लगाए, उन्हें प्रूव करना होगा कि आप गिल्टी हैं और आप तब तक के इनोसेंट होते हैं। और यही नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंस है, एंग्लो सैक्सो जूरिस्प्रूडेंस यही एज्यूम करता है कि पर्सन जो है इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें अपोजिट है, यहाँ पर आपको गिल्टी माना जाता है अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और आपके ऊपर एविडेंस देने का भार आ जाता है। जबकि नॉर्मल और ऑर्डिनरीज लॉज में ये होता है कि पुलिस वालों के ऊपर रहता है, या फिर आपको जिस भी जो है एजेंसी ने अंदर किया है उनके ऊपर रहेगा कि वो जो है एविडेंस लेकर आएँ और प्रूव करें कि आपने जो है क्या किया है, ये क्राइम किया है। लेकिन इसमें पीएमएलए एक्ट के अंदर चीज़ें अपोजिट होती है, और यही कारण है लोगों को बेल आसानी से नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इशू जो कि बहुत खतरनाक इशू है, ये भी एक ड्रैकोनियन प्रोविजन है। इसमें सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए सेज दैट जज कैन गिव बेल ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट। जज तभी बेल दे सकता है जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो एक्यूज है वो इनोसेंट है। अब जज किसी को बेल कैसे दे सकता है? अगर मान लीजिए प्राइमा फेसी एविडेंस है, किसी ने नाम ले दिया, किसी ने बोल दिया कि हाँ ये भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में जज ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि वो उसे फील हो रहा कि ये इनोसेंट है, बाद में पता चला कि वो उसके ऊपर कुछ एविडेंस मिल गया और वो जेल में चला गया, तो ऐसी रिस्क तो जज लेने से रहा। तो ये जो प्रोविज़न है ये जजेस को रोकते हैं बेल करने से, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें जो बेल प्रोविज़न है वो उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। 2018 में निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 2 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस सेक्शन 45 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। कहा था कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। लेकिन उसके बाद जो है पार्लियामेंट में इस सेक्शन को थोड़ा बहुत मोल्ड करके चेंज करके दोबारा से रीस्टोर किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए और दोबारा से ये लॉ को ये सेक्शन को बेसिकली रीस्टोर किया गया। और उसके बाद इसे 3 जज की बेंच ने अपहेल्ड भी किया। कौन सा केस था? AM खानविलकर इन विजय मंदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 केस में जो टॉप कोर्ट है उन्होंने कहा कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो रीजनेबल हैं और इसमें डायरेक्ट नेक्सस है विद द पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ पीएमएलए एक्ट। ठीक, तो एक रीजनेबल प्रोविजंस कहे करके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेक्शन 45 को अपहेल्ड कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो जजेस हैं वो बहुत टेक्निकल हो गए और यहाँ पर जो उनकी रीजनिंग है शायद उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। कैसे उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएमएलए एक्ट है वो अब बदल चुका है, उसका कैरेक्टर ही बदल चुका है। अगर आप एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, जब उसे बनाया गया था तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो एकदम सीधा और सिंपल था। जो ऑब्जेक्टिव था वो था कॉम्बेटिंग द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब उसका कैरेक्टर बदल गया है। तो
यहाँ पर जो रीजनेबलनेस है वो ख़त्म हो जाती है, लॉ बहुत ड्रैकोनियन हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर जो है होल पर्पस ऑफ मेकिंग द लॉ इज टू curb the laundering of black money and to save the economy from being destabilized। जो नेशन की सॉवरेनिटी थी, जो खतरे में आ सकती थी इंटीग्रिटी, उसको बचाने के लिए लॉ बनाया गया था। बट अब यहाँ पर लेस सीरियस ऑफेंसेस को इंक्लूड किया जा चुका है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए, ऐसे कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए जिनके साथ ये जो है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है इस लॉ के थ्रू, है ना। अगर उन्हें आपको जेल में डालना है तो नॉर्मल जो लॉज हैं उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज हैं उसके थ्रू उन्हें आसानी से बेल में मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि दे आर हार्ड कोर क्रिमिनल्स। ठीक, तो ये इश्यूज हैं कुछ लॉ में। हमें बेल को नॉर्म बनाने की ज़रूरत है, रूल बनाने की ज़रूरत है, एक्सेप्शन की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर जो है आर्टिकल में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीज़न है उसे दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें जो इश्यूज़ हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि PMLA एक्ट का जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ स्पीच दैट पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 की इसकी स्पीच के बाद जो है पुट किया था, सामने रखा था। क्या है ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड है। दूसरा, मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत सारे कोटेशंस यूज़ किए गए हैं जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। स्पीचेस के बारे में बात की है जो आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट GS4 का जो पेपर है उसके लिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, करेज ऑफ कन्विक्शन के लिए आप नेहरू का एग्जांपल यूज़ कर सकते हो, जो उन्होंने स्पीच के दौरान कुछ लाइंस कही थी, वो मैं कोट करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा, उसे आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक है GS4 में, मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जाम्पल जब भी देना रहे तो आप इस इंसिडेंट्स जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड नेहरू की स्पीच थी उसको आप दे सकते हैं। इंडिया एज अ मॉरल पावर बन के उभरा था 1954 ईस्वी में। ठीक, तो ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। ऑन अप्रैल 2, 1954, जवाहरलाल नेहरू made a speech in the Lok Sabha that would put India on the global stage of nuclear disarmament। 2 अप्रैल 1954 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं उन्होंने लोकसभा में एक स्पीच दी थी। जो स्पीच थी उसने इंडिया को ग्लोबल स्टेज में लाकर खड़ा कर दिया। किससे रिलेटेड ये स्पीच थी? न्यूक्लियर डिसआर्मेंट से रिलेटेड ये स्पीच थी। प्रॉम्प्टेड बाय द US कासल ब्रेवो थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट ऑफ द प्रीवियस मंथ। इसके एक माह पहले जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, और इस इतना पावरफुल था कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे इसे प्रॉपरली नाप नहीं पाए थे। नेहरू जी कॉल्ड फॉर एन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन हिज स्पीच ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। क्या है ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? इसके 4 पार्ट थे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट था प्रपोजल का, उसमें ये था कि इमीडिएट मोरेटोरियम फॉर टेस्टिंग। जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है उसको तुरंत ही स्थगित किया जाए। जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जो बनाने की कोशिश कर रही हैं या फिर जो ऑलरेडी बना चुकी हैं न्यूक्लियर बम, वो किसी भी तरह की टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसका तुरंत ही स्थगन किया जाना चाहिए। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। तो सबसे पहला जो प्रपोजल था, 4 एलिमेंट्स में से पहला प्रपोजल ये था कि इमीडिएट मोरेटोरियम करें जितनी भी टेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा अर्ज द यूनाइटेड नेशन डिसआर्मेंट कमीशन टू एड्रेस बोथ द इमीडिएट मोरेटोरियम एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट जो प्रपोजल था वो ये था कि जो यूनाइटेड नेशन डिसआर्मेंट कमीशन है वो क्या करे? इमीडिएटली स्थगित करे जो भी ग्राउंड टेस्टिंग हो रही है, पहला। और दूसरा, लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको भी कंप्लीट करे। लॉन्ग टर्म गोल क्या था? जो प्रोडक्शन हो रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब का, जो स्टॉक पाइलिंग हो रही है, जो बना बना के अपने पास रखा जा रहा है, आम रेस शुरू हो गई है, उसको भी प्रोहिबिट करे, उसको भी ख़त्म करे, उसको भी रोके। तो
तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है डिसआर्मेंट कमीशन, उन्हें अर्ज किया गया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर, उन्हें कहा था कि आप ये सब करिए। थर्ड क्या है एलिमेंट था इसका, सॉट टू बिल्ड पब्लिक प्रेशर ऑन द न्यूक्लियर स्टेट बाय कॉलिंग फॉर ग्रेटर डिस्क्लोजर ऑन द डिस्ट्रक्टिवनेस एंड इफेक्ट ऑफ दिस वेपन। इसमें पब्लिक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। किसके थ्रू पब्लिक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई? इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट, उसके डिस्ट्रक्टिवनेस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसे पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया। द मोमेंट आप उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस पब्लिक डोमेन में डालेंगे, लोगों को पता चलेगा कि न्यूक्लियर थ्रेट कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और जो गवर्नमेंट है वो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना के कितना गलत कर रही है। तो बेसिकली पब्लिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश गई। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है स्टेट एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल थ्रेट पोस्ड बाय द न्यूक्लियर वेपन। जो फोर्थ इसमें एलिमेंट है वो थर्ड से रिलेटेड है। द मोमेंट ये चीज़ पब्लिक में डिस्क्लोज होगी, लोगों को और स्टेट को पता चलेगा कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसका कितना ज़्यादा ग्लोबल थ्रेट है, कितना खतरा है पूरे वर्ल्ड को, इनफैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है। 1945 में जब बम गिराया था यूएस ने, तो उस समय जो सीन्स थे वो बहुत खतरनाक थे। थाउजेंड्स लैक ऑफ पीपल जो है वो मर गए तुरंत, और उसके बाद उनकी कई पीढ़ियां जो है उससे प्रभावित रही। तो वो एक बहुत ख़तरनाक सीन था, और पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बेसिकली जो नेहरू जी थे उनकी स्पीच ने डिसआर्मेंट को, है ना, डिसआर्मेंट मतलब, आर्मेंट मतलब आप स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, अपने आप को आर्म्ड कर रहे हैं। डिसआर्मेंट का मतलब आप आपको अपने आप को अनआर्म कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर आप बना रहे थे उसे बनाना आपने छोड़ दिया। तो नेहरू जी ने डिसआर्मेंट को जो कि कन्फाइन था यूएन डिसआर्मेंट कमीशन के अंदर, उसे ग्लोबल स्टेज पर लेकर आए अपनी इस स्पीच के अंदर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट जो प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट था वो हो गया। इसमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की जो नेहरू जी ने बात की थी उसके हमने 4 एलिमेंट के बारे में बात की। अब नेहरू जी को इतनी ताकत कहाँ से आई, है ना, ये इतनी बड़ी चीज़ लोग सब हमें बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लाइए, और फिर यूनाइटेड नेशन को अर्ज कर रहे हैं कि आप ये सब करिए। इंडिया उस समय बहुत गरीब था, बिल्कुल, और नेहरू जी के पास उस समय कोई बैकिंग भी नहीं थी। बंदूंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, इसका मतलब नेहरू जी उस समय अकेले थे, कोई नॉन अलाइनमेंट जो मोमेंट है वो शुरू नहीं हुआ था, नॉन अलाइन कंट्रीज नेहरू जी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ये सारी चीज़ बेसिकली थी क्या, एक मॉरल फोर्स थी जो अंदर से आई थी। इंडिया एज अ कंट्री जो हमेशा मॉरलिटी को प्रेफरेंस देता आया है, वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देता आया है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, 4,500 साल की जो हिस्ट्री है इंडिया के सिविलाइजेशन की, वो अगर आप बात करेंगे तो उसमें हमेशा मॉरलिटी, नैतिकता, वैल्यूज़ को हमेशा प्राथमिकता दी है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने इस मॉरल फोर्स के थ्रू मॉरलिटी को मेंटेन करते हुए ये स्पीच दी थी। उन्होंने ये कहा था, ये आपके लिए जो लाइन है ये आप ऐसे में लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इन सारी चीज़ों को अपने एथिक्स के आंसर में भी लिख सकते हैं। उन्होंने 1948 में यूएन में स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था, आई हैव नो फियर इवन दो इंडिया फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, आई एम नॉट अफ्रेड of the bigness of the great power and their armies, their fleets and their atom bomb. This is the lesson which my master taught me. We stood as an armed people against a great country, army और अ पावरफुल एम्पायर। ये उनकी लाइन थी, और ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में, जहाँ आपको करेज से रिलेटेड ऐसे आ जाता है, ये आप जो है क्या कर सकते हैं, एज अ इंट्रोडक्शन, या फिर इस स्पीच को आप लिख सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन ऐसे का बहुत सुंदर बना सकता है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए। इस आर्टिकल को लेने का पर्पस ही है ये अच्छी अच्छी लाइनें, अदरवाइज़ ये आर्टिकल उतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन ये लाइनें इतनी अच्छी हैं कि आप इसे मेंस में अपने यूज़ कर सकते हैं। सो नेहरू जी की स्पीच ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज में एज अ मॉरल पावर जो है खड़ा कर दिया था, विच इज़ अ ग्रेट मूव बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। हालांकि नेहरू जी इतने नाइव नहीं थे कि वो नहीं समझते थे कि जो है आर्मीज़ और इन सारी चीज़ों के बिना इंडिया का नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट हैदराबाद में आर्मी भेजी गई, गोवा में आर्मी भेजी गई, और जब चाइना वाली चीज़ें हुई तो भी उनको पता था
कि आर्मी के बिना आसान नहीं है सरवाइव करना, लेकिन इंडिया की जो है उस समय रियलिटी और जो हालात थे, सिचुएशन थी, वो यह थी कि इंडिया को मॉरल हाई ग्राउंड लेना ही पड़ता। हालांकि इंडिया ने अपनी चॉइस से लिया था, लेकिन इंडिया को मॉरल हाई ग्राउंड लेना पड़ता। क्यों लेना पड़ता? उस समय रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आर्म रेस और मिलिट्री और इन सारी चीज़ों पे उतना ज़्यादा खर्चा ना करते हुए लोगों के ऊपर खर्चा करने के बारे में सोचा, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचा, भूखमरी के बारे में सोचा, और इसलिए जो है उनका ये डिसीज़न जो है काफ़ी कारगर भी साबित हुआ। बहुत सारे लोगों को उस समय जो है गरीबी रेखा से बाहर किया गया। इंडिया की ग्रोथ रेट 3 से 4% के आसपास जो है पहुंची, और उससे पहले इंडिपेंडेंस के पहले 0.01%, 0.1% इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट हुआ करती थी। तो उस समय नेहरू जी के पास जो चॉइस थी वो मॉरल हाई ग्राउंड लेने की थी, और या फिर जो है उनके पास चॉइस थी कि वो आर्म रेस में लग जाएं। उन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड भी लिया और लोगों को भी डायरेक्टली उनमें भी इन्वेस्ट किया। ठीक, हालांकि जो नेहरू जी थे उन्होंने प्लान बी भी बना के रखा था। उन्होंने 1948 में एक एक्ट जो है बनाया था जिसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे शुरू किया गया, और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कौन हेड कर रहा था? होमी जहांगीर भाभा। बड़े जिद्दी थे भाभा जी, और नेहरू जी से उन्होंने इनिशियली जो परमिशन ली थी वो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात की थी, न्यूक्लियर बम नहीं होगा। और प्रोटोटाइप डेवलप किया गया। 1955 में फर्स्ट टाइम प्रोटोटाइप आया, और इंडिया को बहुत सपोर्ट भी किया। फ्रांस और यूके ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, लेकिन बम नहीं बनाने देना चाहते थे। नेहरू के पास जो है भाभा जाते थे, बोलते थे हमें बम बनाना है भाई। भाई जो है मना कर देते थे। भाई ऐसे मना नहीं करते थे भाई, लेकिन चुप रहते थे, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी, जो मॉरल हाई ग्राउंड उन्होंने ले रखा था, वो उन्हें परमिट नहीं कर रहा था कि वो हाँ बोले। लेकिन उन्होंने कभी ना भी नहीं बोला, और ऑलमोस्ट जो है 1962-63 के आसपास न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू न्यूक्लियर बम ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाला था। उसके बाद नेहरू जी की डेथ हो गई, और उसके बाद जो है बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई। उसके बाद होमी जहांगीर भाभा जी जब ऑलमोस्ट बनाने वाले थे तो उनका जो है प्लेन क्रैश हो गया, और जिसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट था, और इस तरीके से उस समय चीज़ें टल गई। उसके बाद फिर सबको पता इंदिरा गांधी आई, और उसके बाद बम तो इनएविटेबल हो ही चुका था, क्योंकि हम इंदिरा गांधी को जानते हैं। उनके जो डिसीज़न मेकिंग, हार्ड डिसीज़न मेकिंग लेने की जो उनमें जो पोटेंशियल था उसको सभी लोग पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इंडिया ने जो है सक्सेसफुली उस समय ग्लोबल स्टेज ले लिया। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया वो 1963 में पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है उस समय आई, और इंडिया ने जो चौथी कंट्री थी इंडिया जिसने इस पीटीबीटी को साइन किया। इस ट्रीटी के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्टिंग थी उसको रोकने की कोशिश की गई, उस पर मोरेटोरियम और उस पर स्थगन लगाने की कोशिश की गई, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर पब्लिक में जो है लाने की, डिस्क्लोज करने की बात की गई। तो ये पीटीबीटी ट्रीटी थी जो नेहरू की एक बहुत बड़ी सफलता थी। और लास्ट में जो है कुछ नेहरू जी के वर्ड हैं। उन्होंने 1948 में जो स्पीच दी थी एज अ वॉइस ऑफ रीजन एंड मॉरलिटी, उन्होंने कहा था बी द पावर फॉर पीस एंड फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आप चीज़ों को अपने कंक्लूजन में जीएस के आंसर, कोई भी जीएस के आंसर है ना, या फिर अपना ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इन कोटेशंस को लिख लीजिए। होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है डिस्क्वाइटिंग डिसोनेंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दो स्कीम के बारे में बात करेंगे, श्रेष्ठा स्कीम और श्रेयस स्कीम। तो प्री एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। इसमें कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं जो कि कास्ट के बेसिस पे एट्रोसिटी के इंसिडेंट हैं। ये इंसिडेंट आपको याद रखना है। आप अपने मेंस के आंसर में इसे यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन की तरह, या फिर आप जो भी पॉइंट लिखेंगे उसे जस्टिफाई करने के लिए भी ये इंसिडेंट लिख सकते हैं। तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से SA1, GS1, GS4 हर जगह ये सारे एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं, इसलिए इस इंसिडेंट्स को आपको याद रखना है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंट सैटरडे को एक इंसिडेंट हुआ था राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक क्लास 4th का स्टूडेंट को असॉल्ट किया गया फॉर टचिंग अ बकेट ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ें कहां पर हुई थी? गवर्नमेंट स्कूल जो कि अलवर ज़िले में एक विलेज में था, वहां पर ये सारी एक्टिविटीज़ हुई थी 4th क्लास के बच्चे के साथ।
और वो बच्चा जब उसे रोका गया कि आप टच मत करिए, उसके बाद वो नहीं माना और उसने टच करने की कोशिश की या फिर उस बकेट को यूज़ करने का, पानी का यूज़ करने का कोशिश किया, तो उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी गई, उसे असॉल्ट किया गया फॉर बीइंग अ दलित। उसे ये सारी गालियाँ, कास्टिस्ट स्लर यूज़ किया गया, कास्ट के बेसिस पे उसे गालियाँ दी जाने लगी। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज हो रही हैं, ये इंडिपेंडेंस के बाद से या फिर इंडिपेंडेंस के हज़ारों साल पहले से ये एक्टिविटीज़ या फिर ये चीज़ें हो रही हैं। किनके साथ? लोअर कास्ट के, दलित लोगों के साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन वो हिस्टोरिकली फेस कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि आज़ादी के बाद आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होने के बावजूद भी, सरकार के लॉज बनाने के बावजूद भी, 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया, 1955 में सिविल राइट एक्ट बनाया गया, इन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आज भी अगर हम रियलिटी देख रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन इस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। आज भी ग्रास रूट में देखेंगे, विलेज लेवल पर देखेंगे तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है। हालांकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली एक इलेक्शंस के लिए जो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने स्पीच में कहा था कि इंडिया में केवल 4 कास्ट रह गई हैं अब, पुअर, वुमेन, यूथ एंड फार्मर। और जो अपोजिशन पार्टी है वो चाहती थी कि नेशन वाइड कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग जो है विचार रखते हैं कास्ट के बारे में, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ 4 कास्ट नहीं है। आज भी अगर देखें तो जो एससी हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ग्राउंड पे। इसलिए सरकार को और अपोजिशन को मिल करके इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसे रोकने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने कई सारी स्कीम्स बनाई हैं जैसे कि श्रेष्ठा स्कीम, श्रेयस स्कीम, ये सारी स्कीम बनाई गई है ताकि बच्चों के लिए जो स्कूल है वो सेफ स्पेस बनाया जा सके, सिक्योर स्पेस बनाया जा सके, स्पेशली फ्रॉम एससी कम्युनिटीज़ स्टूडेंट, जो कि एससी कम्युनिटी स्टूडेंट को बिलोंग करते, एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए सेफ स्पेस और इक्वल स्पेस बनाने की कोशिश की गई स्कीम के अंदर, जो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी पूरे तरीके से देखें तो ये जो इंसिडेंट हैं असॉल्टिंग के ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, वो कम होते नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम डेटा की बात करें एनसीआरबी की, तो 2022 का यहाँ पर डेटा दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 2022 में 57,582 के आसपास जो केसेस थे वो रजिस्टर्ड किए गए थे फॉर क्राइम अगेंस्ट एससी। 2021 से इसका जो नंबर है 13% बढ़ा था। एसटी में बात करें तो एसटी में जो है 2021 से 2022 के बीच में जो क्राइम बढ़े थे वो 14% बढ़े थे अगेंस्ट एससी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम होता है शेड्यूल कास्ट के बच्चों के अगेंस्ट में, शेड्यूल कास्ट के लोगों के अगेंस्ट में। ठीक, इसके पहले भी अभी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, जैसे कि यूपी में हुआ था जहां पर 15 साल का एक एससी का बच्चा था जो कि जिसे मार दिया गया, पीट कर मार दिया गया एक अपर कास्ट टीचर के द्वारा फॉर मेकिंग अ स्पेलिंग मिस्टेक। इसके अलावा सितंबर 2022 में भी एक 9 साल के बच्चे को राजस्थान जलोर डिस्ट्रिक्ट में उनके जो टीचर हैं, अपर कास्ट के जो टीचर हैं, उन्होंने खूब उनकी पिटाई की। क्यों पिटाई की थी? क्योंकि वो पानी पी रहा था अपने टीचर की वाटर बॉटल से, जो कि सिर्फ अपर कास्ट के टीचर के लिए थी। तो ये इंसिडेंट आज भी बता रहे हैं कि अभी जो है ग्राउंड पे चीज़ें, जो हालात हैं वो अभी बिल्कुल बेहतर नहीं हुए, बहुत सारे इश्यूज अभी भी बने हुए हैं और सरकार को और अपोजिशन को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं श्रेष्ठा स्कीम की। ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको पूछी जा सकती है। ठीक, तो जो श्रेष्ठा स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसका एम क्या है? टू फिल द एजुकेशनल सर्विस गैप इन द एससी डोमिनेट एरियाज बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो ये एससी बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को एजुकेशन एडमिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें जो एडमिशन होगा एससी बच्चों का वो 9th और 11th क्लास में होगा इन CBSE एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स में, और उसकी फ़ीस कौन देगी? सरकार देगी। एलिजिबिलिटी क्या है? एससी होना ज़रूरी है, 8वीं पास करके आप 9वीं में पहुँचे, एक एग्ज़ाम दे जो कि NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी सरकार जो है आपकी फ़ीस भरेगी। नेक्स्ट क्या है? इट कवर फ़ी फॉर स्टूडेंट 1 से 3.5 लाख तक की जो आपकी फ़ीस होगी स्कूल की वो सरकार भरेगी। इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है। ये आपका क्या हो गया? श्रेष्ठा स्कीम हो गया। नेक्स्ट है आपका श्रेयस स्कीम।
ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है। इसका एम क्या है? फॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बाय वे ऑफ अवॉर्डिंग फेलोशिप इन ऑब्टेनिंग द हायर एजुकेशन। ठीक, इसके 4 जो हैं अलग अलग कंपोनेंट हैं, उसको देखना ज़रूरी है। इसमें सरकार जो है इस स्कीम के अंदर फ्री कोचिंग फॉर एससी एंड ओबीसी प्रोवाइड कर रही है। 8 लाख तक की जो है उनकी इनकम होना चाहिए, अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें कोचिंग नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है? टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी। इसमें सिमिलर टू श्रेष्ठा, यहाँ पर भी जो है टॉप क्लास एजुकेशन एससी को देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससी, अगर बच्चे को बाहर पढ़ना है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी इस स्कीम के अंदर। और नेक्स्ट है नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, इसमें पीएचडी करना है, एमफिल करना है तो उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाएगी। तो ये 4 कंपोनेंट है और ये चारों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे, ये सेंट्रल सेक्टर है, स्टेट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है, होपफुली आर्टिकल क्लियर है, दोनों स्कीम क्लियर हैं। आपको प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।